हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th साइंस के केस स्टडी क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और आज का टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं पहली केस स्टडी से। कार्बन ब्रह्मांड में चौथा सबसे प्रचुर तत्व है, यानी मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। और ये अपना स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और सहसंयोजक बंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं, अद्वितीय गुण होते हैं, जैसे कि श्रृंखलन यानी कैटेनेशन, दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ना, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, और चतुसंयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी, 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इसके 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे लाखों के यौगिक बनाने की अनुमति देते हैं। यानी इसी के कारण ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। तो ये रहा केस स्टडी। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला है डिफाइन कैटेनेशन, यानी श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। तो श्रृंखलन प्रॉपर्टी है कार्बन की टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स या रिंग्स बनाना विद अदर कार्बन एटम, यानी जो कार्बन है वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके लंबी लंबी चेन्स बनाता है या फिर रिंग बनाता है। इसे ही हम श्रृंखला यानी कैटेनेशन कहते हैं, जिसमें वो श्रृंखला बनाता है, कड़ियाँ बनाता है। इन्हें देख लेते हैं कि वो कैसे बनाता है। तो जैसे ये कार्बन है, ये दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, इधर साइड चेन में भी जुड़ सकता है, ऐसे लंबी लंबी चेन्स ये बनाता है। या फिर ये क्या बनाता है, वलय बनाता है, यानी रिंग बनाता है, ऐसे रिंग स्ट्रक्चर भी ये बना सकता है। इस तरह से ये चेन कंपाउंड, साइड चेन कंपाउंड बना सकता है और रिंग कंपाउंड भी बना सकता है। इसी को हम कहते हैं कैटेनेशन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाई इज कार्बन कॉल्ड टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन को चतुसंयोजक क्यों कहा जाता है। तो कार्बन जो होता है उसके 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग एटम के साथ भी जुड़ सकता है, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, तो इसका 2 और 4 जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी इसके पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चतुसंयोजकता है, इसकी 4 संयोजकता है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन। तो कार्बन किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है। कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध। जो कार्बन है उसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे भी नहीं सकता और ना ही पूरी तरह 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, जैसे 4 हाइड्रोजन से ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो इस तरह इसके पास क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे शेयरिंग के। जैसे हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको चाहिए 1 अपना शेल भरने के लिए, तो इस तरह से शेयरिंग यहाँ पर होगी। तो ये मेथेन का बनना हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। तो हाइड्रोजन के पास, हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनका पहला शेल फिल हो गया। कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, इसने 4 हाइड्रोजन से 4 शेयर करे, तो इसके पास भी हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर देखेंगे शेयरिंग के इस रिंग में 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से ये साझेदारी करके यानी शेयरिंग करके ये सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाई डज कार्बन फॉर्म सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन इतनी बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाता है। ये बनाता है आपका कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के कारण, यानी श्रृंखलन और चतुसंयोजकता के कारण ही ये बहुत सारे यौगिक बनाता है। अब आते हैं अगली केस स्टडी पर। जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी कंपाउंड विच मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें संतृप्त यानी सैचुरेटेड को हम एल्केन्स कहते हैं और असंतृप्त अनसैचुरेटेड को एल्कीन्स और एल्काइंस में वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। कुछ हाइड्रोकार्बन का जो आणविक सूत्र है वो समान होता है, यानी कुछ हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर यानी संरचनाएं अलग होती हैं। इन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक समवयव, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है। तो ये रही केस स्टडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स, यानी एल्कीन्स का सामान्य सूत्र दीजिए। तो एल्कीन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके डबल बॉन्ड वाले यौगिक, इनको कहते हैं हम एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो अगर इससे देखें तो पहला सदस्य इसका C2H4 होगा। एल्कीन्स के लिए यहाँ पर
N आपका 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है, तो इसमें कम से कम 2 कार्बन पहले होने चाहिए, यानी N आपका 2 से शुरू होता है। तो पहला सदस्य आपका यहाँ पर CN है, तो अगर हम NR का 2 हो गया और यहाँ पर N2 है तो 2 2 4, यानी पहला सदस्य हो गया C2H4। तो इस तरह से आपका बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ C2H4 हम ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे ही अगला अगर हम सदस्य देखें तो इनमें CH2 का डिफरेंस होता है हर एक नेक्स्ट में, तो CH2 जोड़ देंगे, यानी एक कार्बन जोड़ देंगे तो C3 और 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे CH6, तो C3H6। ऐसे ही नेक्स्ट अगर बनाना है तो C4 और H8। तो ये आपके डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स हैं, इनका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n, इससे आप पूरी जो है सीरीज बना सकते हैं। अब आता है व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी संरचनात्मक समन्वय क्या है। तो कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग होता है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो ये कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन। एथेन यानी C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड ये होते हैं ये पूछ रहे हैं। तो हम इसमें होते हैं 7 बॉन्ड्स, 6 तो होते हैं CH बॉन्ड, C और H के बीच में, और एक होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। अब इसे बना के देख लेते हैं। यहाँ पर C2H6 यानी 2 कार्बन आपके बीच में है, 3 H इसमें लग जाएंगे, इसकी भी 3 वैलेंसी खाली हैं, इसमें भी यहाँ पर 3 वैलेंसी खाली हैं, एक इधर दे दिया, एक इधर और एक इधर, तो आपका देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, S6 हो गया 2। तो आप बॉन्ड गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आपके 7 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो 6 तो हैं आपके, 3 और 3 6 तो आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, एक बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज मोर रिएक्टिव, मेथेन और एथीन। तो मेथेन जो आपके होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाला है, एथीन जो है डबल बॉन्ड वाला यौगिक है, यानी ये एल्केन है और ये एल्कीन है। इनमें से हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं एथीन होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले मोर रिएक्टिव होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले से, क्योंकि इनमें बॉन्ड टूट जाता है और ये रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टडी पे चलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यानी कार्यात्मक समूह जो होता है वो परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं, यानी एटम के ग्रुप्स होते हैं जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को तय करते हैं, यानी इन्हीं से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, यानी जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा वैसे ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब आती है समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज, वो एक यौगिकों का परिवार है, यानी एक फैमिली में एक जैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक सदस्य यानी जो एक मेंबर है वो अगले सदस्य से CH2 द्वारा अलग रहता है, यानी अगर हमें एक सदस्य पता है, एक मेंबर पता है, तो दूसरा जो है उनमें अंतर होता है CH2 का। उदाहरण में एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, एल्डिहाइड का CHO है और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH है। ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्यात्मक समूह हैं। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन CH3COOH। तो CH3COOH में हम देखेंगे कि जो COOH ग्रुप है वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, तो ये आपका एसिड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है। इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, कॉमनली हम एसिटिक एसिड कहते हैं। अगला हम देखें क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये जो होमोलोगस सीरीज का 2 मेंबर हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है मास का, यानी समजातीय श्रेणी के 2 सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो हमने देखा कि 2 जो सदस्य हैं उनके बीच में CH2 का अंतर होता है, CH2 का। तो अब इसका अगर हम मास निकालेंगे तो ये आएगा 14, क्योंकि अगर हम देखें कार्बन जो है वो कार्बन का होता है मास 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 2 मॉलिक्यूल हैं तो दोनों का हो गया 2, तो 12 + 2 हो गया 14 यूनिट। तो इनके बीच में CH2 का अंतर होता है, यानी 14 यूनिट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखें, राइट द फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्कोहल सीरीज। एल्कोहल श्रेणी के दूसरे सदस्य का सूत्र लिखिए। तो एल्कोहल में सबसे जो पहला सदस्य होता है वो होता है आपका CH3OH, यानी ये होता है मेथेनॉल। ऐसी अगला सीरीज हमें बनाना है तो CH2 का अंतर है तो एक कार्बन बढ़ा लेंगे C2, 2 हाइड्रोजन बढ़ा लेंगे C, तो H5 हो जाएगा
OHES का फंक्शनल ग्रुप तो लगा रहेगा, तो ये आपका दूसरा सदस्य हो जाएगा, इसे हम कहते हैं एथेनॉल। तो पहला है मेथेनॉल, दूसरा है एथेनॉल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डू मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी समजाती श्रेणी के सदस्य समान रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इनका जो है वो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसलिए इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है, यानी समान कार्यात्मक समूह होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। अब चलते हैं अगली केस स्टडी पर। कार्बन यौगिक यानी कार्बन कंपाउंड जो है बहुत सारी रिएक्शन से गुजरते हैं। दहन यानी कंबशन में जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, वो ऑक्सीजन में जलते हैं और बर्न होते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं, वाटर और हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीडेशन में और एल्कोहल को एसिड में बदलने के लिए हम क्षारीय KMnO4 यानी बेसिक एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जैसे एजेंट का यूज करते हैं। यानी जब एल्कोहल का हमें वो करना है ऑक्सीडेशन, तो उससे हम क्षारीय KMnO4 का यूज करते हैं। असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को संतृप्त यानी सैचुरेटेड बनाने के लिए संकलन अभिक्रियाएं यानी एडिशन रिएक्शंस की जाती हैं, जिनमें अक्सर निकेल जैसे उत्प्रेरक यानी निकेल जैसे कैटलिस्ट का यूज हम करते हैं। तो ये रहा केस स्टडी 4। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीकरण एजेंट का नाम बताएं। तो अभी हमने पढ़ा इसमें एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो क्योंकि क्षारीय होगा, या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन, यानी मेथेन जो है वो दहन का उत्पाद क्या है? तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके दहन करने पर, जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और हीट और लाइट देते हैं। तो मेथेन जो है CH4, इसका फॉर्मूला है CH4। तो ये भी क्या है आपका, जल करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। CH4 मेथेन जो है वो CNG जो है जो नेचुरल गैस है उसका भी एक कंटेंट होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलें। विच कैटलिस्ट इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में सामान्यतः किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन होती है। ये होती है आपकी एडिशन रिएक्शन, जिसमें कि हम जो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन यौगिक होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। तो ये आपका वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण है। इसमें अब ये पूछ रहा है कि कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप निकेल या पैलेडियम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एरो के ऊपर हम लिख सकते हैं Ni या PD। तो इस तरह वनस्पति तेलों से यहाँ पर वनस्पति घी बनता है। तो ये रही आपकी एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ ब्लू फ्लेम इंडिकेट कंप्लीट कंबशन, यानी नीली लौ जो है पूर्ण दहन का संकेत क्यों देती है? यानी अगर कोई फ्यूल जल रहा है नीली लौ के साथ, तो इससे क्या पता चलता है कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है? हाँ, तो क्योंकि जो नीली लौ है वो तब होती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो और फ्यूल जो है पूरी तरह जल रहा हो, तो नीली लौ आती है। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है और LPG गैस हैं, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। जो अच्छे फ्यूल होते हैं वो हमेशा आपके नीली लौ के साथ जलते हैं और इससे कंप्लीट कंबशन होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट के बीच में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।